हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो उसका टॉपिक है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको एग्जाम से पहले कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। तो ये कमेंट था एक स्टूडेंट का कि ये वाला टॉपिक जो है वो करवाना है, अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन और रिलेशन क्या है उसमें। तो उसके साथ साथ मैंने डिस्पर्जन वाला टॉपिक भी ले लिया है बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज हम करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। डिस्पर्जन वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। अगर जिसने देख रखी है उसके लिए बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और जिसने आज तक नहीं पढ़ा है उसको क्लास में ही सारी चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी, इतनी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ टुडे। सबसे पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी हम मेजर कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डिस्पर्जन। इसकी थोड़ी सी पहले हिस्ट्री देखते हैं और फिर हम इस चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, ये स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है। हमें पता है कि ये स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डिस्पर्जन। और स्टेटिस्टिक्स हमने सबसे पहले क्लास 11th में पढ़ी थी। 11th में इकोनॉमिक्स में हमने स्टेटिस्टिक्स जो है वो पढ़ी है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि हम स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या है, सिंपल डाटा। डाटा की हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और दो तरीके की स्टेटिस्टिक्स हमने देखी थी। एक तो थी हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, वो ये फर्स्ट चैप्टर में ही था। 11th में स्टेटिस्टिक्स की जो बुक थी ना, उसका फर्स्ट चैप्टर ही था। और उसी चैप्टर में ये डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल दो तरीके की स्टेटिस्टिक्स होती है। एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का क्या मतलब है। हिंदी में अगर हम कहें कि डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन देना, मतलब उसको डिस्क्राइब करना, नॉर्मली जैसी जो चीज है उसे वैसे बता देना। ठीक है, ये होता है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। यहाँ पे जो है हम सिंपली एनालिसिस करते हैं, सिंपली हम समराइज करते हैं चीजों को, सैंपल्स को, मेजर्स को हम सिर्फ समराइज करके उसके बेसिक फीचर्स के बारे में जस्ट बता रहे हैं, तो वो होगी हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या है, जब हम अपने डेटा से कोई भी इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, कोई भी कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो होता है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, सिंपली अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो ये सिंपली डिस्क्राइब करता है। इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स जो हमने डाटा लिया है उसका इन्फ्रेंस, कि उसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या चीजें हैं, क्या क्या जनरल कंडीशंस पे ये सारी चीजें जो हैं अप्लाई होंगी, उसके ऊपर आती है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। अब सबसे पहले हम ये देखें कि सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट किसका है। तो अगर हम जो है एनालिसिस करते हैं किसका, एग्जामिन करते हैं किसका, वन वेरिएबल एट अ टाइम, वन वेरिएबल एट अ टाइम, इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या कहते हैं, दैट वी आर डूइंग यूनिवेरिएट एनालिसिस। हम क्या कर रहे हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं। यूनि मतलब सिंगल, और यही सेंट्रल टेंडेंसी का मेन पार्ट यही है। इसी में ही जो है फर्दर जो हम सिंगल स्टेटिस्टिक्स की वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं ना, उसी को ही हम यूनिवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। ओके, जब हम वन वेरिएबल एट अ टाइम की स्टडी करते हैं, तो तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंगल वेरिएबल के। सबसे पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी, जो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। और तीसरा क्या है, डिस्पर्सन। ये टॉपिक भी हम जो है आज कंप्लीट करेंगे। तो ये यूनिवेरिएट एनालिसिस का पार्ट है कि जब हम एक वेरिएबल को एट अ टाइम स्टडी कर रहे हैं, उसकी समरी देख रहे हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं, वो होता है हमारा यूनिवेरिएट एनालिसिस। और इसके तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्पर्जन है और सेंट्रल टेंडेंसी है। क्लियर है। नाउ सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक समरी है किसकी, फ्रीक्वेंसी की, इंडिविजुअल वैल्यूज हो चाहे रेंज ऑफ वेरिएबल्स हो, सिंपलेस्ट जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कह रहे हैं दैट एक कॉलेज है और कॉलेज में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि लास्ट 4 ईयर्स में क्या परसेंटेज रही स्टूडेंट्स की अलग अलग स्ट्रीम में, बीकॉम में कितने रहे, एमकॉम में कितने रहे, बीए में कितने रहे, बीएससी में कितने रहे, ये हमने जो है वो नॉर्मल जो हमने स्टडी कर ली। नॉर्मल हमने बता दिया कि इतने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इतने ईयर्स में इतने इतने स्ट्रीम्स में वो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे सिंपल है, मोस्ट कॉमन वे है किसी भी एक सिंगल वेरिएबल को डिस्क्राइब करने का। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। सेंट्रल
टेंडेंसी। यस, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रल का मतलब क्या होता है, दैट क्या एस्टिमेट कर रहा है, ये एस्टिमेट कर रहा है किसी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी वैल्यूज के, उसके सेंटर को जो एस्टिमेट कर रहा है। तीन मेजर टाइप की हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होती है जो हम 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज मीन, सेकंड इज मीडियन और थर्ड इज मोड। मीन, मीडियन और मोड। सबसे पहले अगर हम मीन की बात करें, सबसे पहले मैं इन तीनों का मतलब बता देती हूँ, फिर हम इसके बारे में फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। मीन का दूसरा ही नाम क्या है, एवरेज। मीन का मतलब ही क्या होता है, एवरेज निकालना, और ये बहुत कॉमन मेथड है जो हम सेंट्रल टेंडेंसी में यूज करते हैं। ओके, मीडियन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट जो हमारी मिडल वैल्यू होती है, एग्जैक्ट जो हमारी मिडल वैल्यू होगी वो क्या होगा, मीडियन। और मोड का मतलब क्या होगा, जो हमारी मोस्ट अकरिंग वैल्यू होगी किसी भी डाटा में, जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मोड। ये मैंने सिर्फ सिंगल वर्ड में आपको बताया है क्योंकि हम सब मीन, मीडियन, मोड जो है वो हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले मीन कवर करेंगे, फिर मीडियन करेंगे और फिर मोड करेंगे। मीन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मीन कवर करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, उसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सारी चीजें जो है वो हम कवर करेंगे, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहीं से ही जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मीन की, हम सबसे पहले मीन देख रहे हैं। मीन, अगर हम मीन इंडिविजुअल सीरीज में देखते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं सिंपल फॉर्मूला भी बताऊंगी और उसके बाद ये सारी चीजें बताऊंगी। सिंपल अगर हम मीन की बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या कहेंगे, समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ओके, समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड है। अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो हम उसमें क्या लेते हैं, एक एज्यूम ही लेते हैं प्लस समीशन d डेविएशन डिवाइडेड बाय n। सॉल्व करने के लिए आपको कोई नहीं कहेगा, बट अगर मैचअप में आ गया तो आपके फॉर्मूलेज जो है वो पता होने चाहिए। और अगर हम स्टेप डेविएशन में निकालें तो a प्लस, और सबको आता भी होगा, सबने क्लास 11th में ये सॉल्व भी किए हैं, इनटू i। ठीक है, जो डिफरेंस होता है हमारी सेंट्रल वैल्यूज में, जो हम निकालते हैं ना 10, 20, 20, 30, तो ये डिफरेंस कितने का है, 10 का, तो वो हमारा क्या हो गया, i। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे अब हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है मीन की, प्रॉपर्टीज, यस। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रही हूँ, द सम ऑफ डेविएशन, द सम ऑफ डेविएशन which is taken of all the values of distribution, of all the values of distribution from their arithmetic mean, from their arithmetic mean is ऑलवेज जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है, चाहे आप सेट का पेपर ले लेना कोई भी, या फिर यूजीसी का पेपर लेना, इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बहुत बार आया है। द सम ऑफ डेविएशन टेकन ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। और ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो हम लेंगे अरिथमेटिक मीन से, वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम टोटल करें स्क्वायर डेविएशन का फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, अगर हम टोटल करें सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन का फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, तो वो क्या आएगा आपका, वो आपका आएगा मिनिमम। यहां से भी क्वेश्चन आ गया है, मैं लिख भी देती हूँ, और ये नॉर्मली मैंने आपको स्टेटमेंट में भी बता दिया, इक्वेशन में भी बता दिया, और वैसे बता देती हूँ। द टोटल ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमल। वो क्या होगा, सबसे मिनिमल होगा, सबसे मिनिमम होगा। मतलब इसका कि अगर डेविएशन ले रहे हैं हम अरिथमेटिक मीन से और फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो उसका जो सम आएगा ना, वो लेस देन होगा जो हम डेविएशंस करेंगे किसी और वैल्यू से, उससे हमेशा क्या आएगा, लेस देन आएगा। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कोई भी वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर हम ऐड कर रहे हैं या फिर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टू ऑल द वैल्यूज ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो वो उसी कांस्टेंट फैक्टर से इंक्रीज और डिक्रीज होगा, उसी कांस्टेंट फैक्टर से क्या होगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब अगर प्लस कर रहे हैं तो इंक्रीज, और डिक्रीज कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब ये ऑरिजिन से होगा या स्केल से होगा। स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड, ऑरिजिन का मतलब होता है प्लस और माइनस। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से, तो जो हमारा अरिथमेटिक मीन होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये इफेक्ट होंगे ओरिजिन से और स्केल से।
क्लियर है? ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, सम ऑफ डेविएशन टेकन ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन 0, और टोटल ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन क्या होगा? मिनिमम होगा। कांस्टेंट वैल्यूज अगर हम चाहे प्लस माइनस करें, मतलब चाहे ओरिजिन से करें चाहे स्केल से करें या मल्टीप्लाई डिवाइड करें, दोनों में ही उतना ही इंक्रीज आएगा जितना हमारा वैल्यू, जितने से हमारी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। ओके, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की, कि क्या क्या फायदे होते हैं अर्थमेटिक मीन के और क्या क्या इसकी क्या है डीमेरिट्स है। तो सबसे पहले अगर हम मेरिट्स की बात करें तो सबसे सिंपल मेरिट क्या होगी? सबसे इजी है, सबसे इजी है और सबसे सिंपल है इसे कैलकुलेट करना, ऑब्वियसली। सेकंड, ये बेस्ड है ऑन ईच वैल्यू ऑफ द सीरीज, बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ द सीरीज, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? हम एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो मतलब कि ईच और एवरी ऑब्जर्वेशन, हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सीरीज पे, सब पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट, ये इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है हर एक आइटम को। सीरीज में जितने भी आइटम हैं सबको क्या मिल रही है? इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रही है। कोई पर्सनल बाइसनेस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम सारी वैल्यूज ले रहे हैं, तो बाइसनेस तो हम कर ही नहीं रहे। और ये पोजिशनल नहीं है, ठीक है? ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, हमने सिर्फ पोजीशन से नहीं बताया है। ऐसा नहीं कि अगर ये मिडिल टर्म है तो वो मीडियन हो गया, या सबसे ज्यादा बार आ रही है तो वो मोड हो गया, नहीं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू को, तो ये पोजिशनल नहीं है, मीडियन और मोड की तरह। अगर हम डीमेरिट की बात करें तो डीमेरिट सबसे पहला क्या होगा? क्या हम इसे ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं? तो ग्राफिकली तो ये बनाना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग, ओपन एंडेड सीरीज अगर हमें मिल गई तो भी हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ओपन एंडेड सीरीज के लिए। और थर्ड, कि ये इफेक्ट होगा किससे? एकदम अगर हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाती हैं हमारे आइटम ऑफ सीरीज में, तो उससे ये अफेक्टेड जरूर होगा। यस, इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये सिंपल क्या है आपका अर्थमेटिक मीन। और क्या इसके डिमेरिट्स क्या हो सकती हैं? कि जरूरी नहीं है कि जो हमने कैलकुलेट की है वैल्यू, जो हमने कैलकुलेट की है वैल्यू सीरीज में, वो आपकी सीरीज में हो। जैसे मिडल टर्म तो हमने मीडियन में निकाला, तो मिडल टर्म हमें सीरीज में मिल जाएगी, मोड जो सबसे ज्यादा बार आ रही है वो। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमने जो अर्थमेटिक मीन जो कैलकुलेट किया है वो आपकी गिवन सीरीज में मेंशन होगा या नहीं होगा, वो हमारी वैल्यू कोई भी आ सकती है, ठीक है? और कई बार ये हमें मिसलीडिंग रिजल्ट्स भी दे सकता है, बिकॉज एज इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये इसके क्या है मेरिट्स और डीमेरिट्स। अच्छा, अगर हमें क्वेश्चन में आ जाए कि हमें करेक्टेड अर्थमेटिक मीन निकालना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है, अगर आपने 11th में भी किया होगा तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये गलती से हमने ये वैल्यू ले ली जबकि इसकी जगह हमें ये वैल्यू लेनी थी। तो अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि यू हैव टू कैलकुलेट द करेक्टेड अर्थमेटिक मीन, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा? मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स रोंग का टोटल प्लस आपकी करेक्ट वैल्यू और माइनस क्या होगी? आपकी इनकरेक्ट जो वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय n। ओके, इस चीज का ध्यान रखना कि समीशन क्या है रोंग का, प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय n, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ योर करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। नाउ मीन हमारा कंप्लीट हुआ, मीन की हमने प्रॉपर्टीज कर ली, उसके फीचर मेरिट्स और डीमेरिट्स कंप्लीट कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मीडियन से। मीडियन, मीडियन का मतलब क्या है? जो एक ग्रुप को, जो वैल्यू वेरिएबल की ग्रुप को डिवाइड करती है टू इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में। हमने बोला ना मिडल वैल्यू, तो मिडल वैल्यू का मतलब क्या है कि इधर भी वैल्यूज होंगी उधर भी वैल्यूज होंगी, और वो उस पार्ट को जो है वो इक्वल पार्ट में, वो वैल्यू जो है वो इक्वल पार्ट में क्या कर रही होगी? डिवाइड कर रही होगी। मीडियन आपका क्या है? इसका मतलब एक पोजिशनल, मीडियन आपका क्या है? इसका मतलब एक पोजिशनल एवरेज है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है पोजीशन पे, कि उसकी पोजीशन क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, नाउ मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, ठीक है? 2th आइटम मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है वो नहीं, वो आइटम हमें देखना है कि वो कौन से आइटम पे है। ओके, नाउ अगर हम, ये तो हमारे इंडिविजुअल सीरीज का केस हो गया। अगर हमारी डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम क्या करेंगे? हम पहले निकालेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद उसकी वैल्यू जो x के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमारी क्या होगी? वो वैल्यू हमारी मीडियन वैल्यू होगी। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में न्यूमेरिकल लेके नहीं समझा रही हूँ, बिकॉज आई कैन अज्यूम दैट ये आप सबने 11th में तो किया ही होगा, हम सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं।
ओके। और अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें तो कंटिन्यूअस सीरीज के केस में हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पहले कैलकुलेट करनी होती है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। नाउ अब हम चलते हैं अपने मोड पे कि हम मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज योर मोड, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही करा रही हूँ, ना ज्यादा ना कम। मोड, मोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड का मतलब ही क्या है, वो क्लास जिसमें क्या हो, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जिसकी, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। और मॉडल क्लास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 इंटू आई। ठीक है, ये हमारी वैल्यू ऑफ मोड। L1 हमारी लोअर लिमिट होगी मॉडल क्लास की, एफ नोट हमारी जो हमने मोड लिया है उससे ऊपर वाला, f1 f0 f2। ठीक है, और सॉरी 0 1 और 2 हम लेते हैं ना ऐसे, f0 f1 और f2 ये हमारी होगी, और आई हमारा जो क्लास इंटरवल होगा वो होगा। अब क्या मेरिट्स है मोड की, मेरिट्स और डिमेरिट्स हमारी क्या है मोड की। तो सबसे पहले अगर हम मेरिट्स की बात करें मोड की, तो मोड जो है इफेक्ट होगा किससे, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, मोस्ट अकरिंग, जो सबसे ज्यादा बार हमारी फ्रीक्वेंसी में आ रहा है हम उसको ले रहे हैं, तो इट इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, जबकि जो हमारा मीन है वो इफेक्ट होता था, इट इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, कंपैरेटिवली ये हमारे लिए इजी है टू कैलकुलेट करना मोड, क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है और हमें ये पता है कि जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो भी रिपीट हो रही है वो हमारा क्या होगा, मोड होगा। और ये जो है इंडिकेट करता है वैल्यू ऑफ सीरीज को बहुत ही बेस्ट तरीके से। उसके बाद अगर हम डीमेरिट्स की बात करें कि डीमेरिट्स क्या है हमारी मोड की, तो मोड जो है क्या सारी वैल्यूज पे बेस्ड है, नो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, लाइक द अर्थमेटिक मीन इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज पे बेस्ड नहीं करता, ये सिर्फ उस वैल्यू पे बेस्ड करता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, जैसा कि अर्थमेटिक मीन में होता है। ठीक है, फर्दर हम इसमें अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कोई भी नहीं कर सकते, तो फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट जो है वो नहीं हो सकता। इसके बाद क्या हो सकता है, जो भी हमारी स्मॉल वैल्यूज हैं सीरीज की, उनको तो ये रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, तो ये बेस्ट इंडिकेटर नहीं माना जाएगा, इट इज नॉट द बेस्ट इंडिकेटर, क्योंकि ये जो स्मॉल वैल्यूज ये कम बार आ रही है उनको तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। और कई बार हमारे लिए डिफिकल्ट होता है टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ मोड, मोड की वैल्यू को फाइंड आउट करना ये हमारे लिए कई बार जो है वो मुश्किल कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारी मेरिट्स और डीमेरिट्स किसकी हो गई, मेरिट्स और डीमेरिट्स हो गई मोड की। अब अच्छा शायद मेरे हिसाब से हमने मीडियन की मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस नहीं की ना, नहीं सॉरी, मीडियन की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होंगी, तो देखो सिंपल सी बात है, मीडियन अगर हम मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज जो है, मेरिट क्या है, इजी है कैलकुलेट करना, सब में ये आता है कि इजी है कैलकुलेट करना। ठीक है, अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यू से ये अफेक्ट नहीं होती, ये डाटा एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना इसका इजी है, हम ग्राफिकली जो है वो इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये मतलब सॉल्व हम कर सकते हैं, सुटेबल है ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ये एक क्वालिटेटिव फिनोमिना भी हमें देता है। ठीक है, हमने मिडल वैल्यू कैलकुलेट की। अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की या फिर डीमेरिट्स की बात करें, तो सबसे पहली चीज कि ये बहुत डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली बाकी दोनों के, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैलकुलेशन में। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हम यहाँ पे भी नहीं कर सकते, और कोई भी फ्रैक्शन है या फिर परसेंटेज में है तो यहाँ पे ये अनसुटेबल हो जाता है, यहाँ पे कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है फ्रैक्शन या परसेंटेज की क्वेश्चन में। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड में क्या एम्पेरिकल रिलेशनशिप है। एम्पेरिकल मतलब होता है जो टेस्टेड है, एम्पेरिकल
रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, क्या रिलेशन है। बहुत बार डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आया है, और अगर हम इसकी बात करें तो दो तरीके से इसका फॉर्मूला जो है वो हम लिख सकते हैं। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मुझे तो यही वाला फॉर्मूला याद रहता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, तो ये फॉर्मूला जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन और एवरेज में क्या डिफरेंस, अर्थमेटिक मीन में और ज्योमेट्रिक मीन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अर्थमेटिक मीन का क्या देखा, जैसे हमारा अर्थमेटिक मीन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास हमें निकाला है फाइंड द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 25 एंड 25, मान के चलो, तो क्या होगा हमारा अर्थमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज है तो 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, 25 प्लस 25 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 वही 25 हमारा आ गया। लेकिन वही अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 25, अंडर रूट ऑफ 625, तो ये कितना आ गया 25। या फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो वो क्या हो सकता है हमारा कि हमने मान लो 25 एंड 4 ले लिया, तो अगर हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालें तो क्या होगा 25 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, अर्थमेटिक मीन मतलब 29 डिवाइडेड बाय 2। और अगर हम इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो 25 इंटू 4 का अंडर रूट हो जाएगा, और 100 का अंडर रूट क्या होगा 10 होगा, तो ये हमारा क्या हो गया ज्योमेट्रिक मीन हो गया। क्लियर है। नाउ अगर हमारे सामने दो टर्म है, मान लो x एंड y, हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है x और y, तो सिंपल सी बात है अगर हम इसे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कहेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए x प्लस y डिवाइडेड बाय 2। वहीं अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए बोला जाए तो हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। वहीं अगर हमें हार्मोनिक मीन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, 2ab अपॉन a प्लस b। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सिंपल हम ये भी लिख सकते हैं। तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में कैसा रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में, ये वाला क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था। हार्मोनिक मीन में तो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होगा, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। या फिर हाँ यही हमारा रिलेशन है कि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। और क्वेश्चन और किस तरीके से आता है कि अर्थमेटिक मीन आप कैलकुलेट करोगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, ज्योमेट्रिक मीन के, और वो ग्रेटर देन इक्वल होगा हार्मोनिक मीन के। अगर ये चीज याद नहीं आती तो सिंपल सी बात है, ABCD तो सबने पढ़ा है ना, ये याद करने के लिए सबसे पहले A आता है, फिर G आता है, फिर H आता है, ABCDEFGH होता है ना, तो A आता है, फिर G आता है, फिर H आता है, बस याद करने के लिए बता रही हूँ। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं ज्योमेट्रिक मीन की। देखो सबसे पहले अगर हम मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स की अगर हम बात करें तो ये बेस्ड है ऑन ऑल द वैल्यूज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट कर रहे हैं सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, तो बेस्ड है ऑन ऑल द वैल्यूज लाइक अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और कैपेबल है फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज रिजिडली डिफाइंड है, हमारा पूरा फॉर्मूला जो है वो डिफाइन है कि हमें ऐसे करके अंडर रूट करना है। नाउ लेस वेटेज है, लेस वेटेज किसको है, लार्ज आइटम्स को, क्योंकि वो उनका क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है, और मोर है किसको, स्मॉल आइटम्स को ज्यादा वेटेज दी जाती है, ठीक है। ये यूज किया जाता है इन एवरेजिंग द रेशियोज, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, इन एवरेजिंग द रेशियोज परसेंटेज एंड हेल्प इन डिटरमाइनिंग द, अगर कोई भी ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसे भी हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब अगर हम इसकी डीमेरिट्स की बात करें तो क्या क्या डीमेरिट्स हमारी हो सकती हैं, किसकी, ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन के क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात
कि अगर हमारी सीरीज में वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू 0 है तो आपकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप अंडर रूट करके सबका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो अगर वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर आपकी 0 है तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। और कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू है, अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो भी वो कंप्यूट नहीं हो सकता। ठीक है। और क्या हो सकता है, यस, ये दो ही मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। इजी नहीं है कैलकुलेट करना, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। अगर नेगेटिव वैल्यूज हैं तो हम कंप्यूट नहीं कर सकते, और अगर 0 है तो हम कंप्यूट नहीं कर सकते। ओके। और इसका अंडर रूट निकालना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है अगर नहीं आता। अगर हमें पता ही नहीं कि 625 का अंडर रूट क्या है तो थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट होगा, हमें कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। ओके। नाउ अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन का सिंपल सा क्या डिफाइन करते हैं कि हम यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है। जैसे हार्मोनिक मीन कैसे, हार्मोनिक मीन का सिंपल सा फॉर्मूला ही बता देती हूँ, समीशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ बाय एक्स। ठीक है। इस तरीके से हम हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल है एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स का। बस इतना इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिक मीन यूज कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिक मीन का यूज क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले एवरेज अगर हमें निकालना है ना, जैसे हमें निकालनी है एवरेज स्पीड या फिर हमें निकालना है एवरेज प्राइस, तो हम हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स की अगर हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो एबल है हम किसी फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के फर्दर इसमें हो सकता है। सारी वैल्यूज ऑफ सीरीज पे बेस्ड है। ठीक है। मतलब हम किसी भी वैल्यू को इग्नोर करके अपना डाटा जो है, अपनी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते वैल्यूज ऑफ सीरीज को। ओके। और अगर हम डीमेरिट्स की बात करें कि क्या डीमेरिट्स हैं हार्मोनिक मीन की, तो अगर हमारा कोई भी वैल्यू 0 है तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। एक्सट्रीम वैल्यू से ये बिल्कुल इफेक्ट होगा। ओके। सो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी तो यहाँ पे हुआ कंप्लीट। अब अगर हम डिस्पर्जन का डिस्कशन करें तो डिस्पर्जन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है कि कितना डिस्पर्स है, कितना फैला हुआ है। तो डिस्पर्जन मतलब कि वो डिफरेंट आइटम्स जो हमारे वैल्यू में है, सीरीज में है, वो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी से कितने दूर हैं, कितने डिस्पर्स हैं। ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी हमारी किसकी वैल्यू को, हमारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, और डिस्पर्जन हमें डाइवर्जेंस बताता है कि हम अपना, हमारी जो वैल्यू है वो कितनी डाइवर्ज करती है, कितनी दूर है हमारी सेंट्रल वैल्यू से। ओके। अब डिस्पर्जन में आता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। ये सब किसका पार्ट है, ये आपके डिस्पर्जन का पार्ट है। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब किसका पार्ट है, आपका रेंज का पार्ट है। नाउ रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल, रेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू इन द सीरीज। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट से हम कैलकुलेट करते हैं किसको, रेंज को। ओके। और वहीं अगर हम रेंज, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ना रेंज में, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अच्छा, और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज वो भी यहीं देख लेते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ रेंज हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। ये आपकी क्या हो गई, रेंज। बस इतना इंपॉर्टेंट है रेंज में कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट हम किससे कैलकुलेट करते हैं, कॉफिशिएंट से। ओके। और अगर हम बात करें क्वार्टाइल डेविएशन की सेकंड, तो अच्छा ये बता देती हूँ कि इसका यूज कहाँ है रेंज का, क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन। सबसे पहली चीज कि अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज कहाँ का यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। रेंज आपका इकोनॉमिक वेरिएबल्स में, इकोनॉमिक वेरिएबल्स में अगर कोई फ्लक्चुएशन आती है तो रेंज उसको शो करता है। ठीक है। अगर वेदर कंडीशंस का फोरकास्टिंग है तो फोरकास्टिंग में हेल्प करता है रेंज, वेदर कंडीशंस की फोरकास्टिंग में। ठीक है। और रेंज जो है क्वालिटी में अगर कोई वेरिएशन आ रहा है तो उसे भी जो है वो रेंज दिखता है। ये सारे यूजेस है रेंज के।
वहीं अगर हम इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स की डिस्कशन करें कि क्या फायदे हैं रेंज के, क्या नुकसान है रेंज के, तो मेरिट्स की अगर हम बात करें तो मेरिट्स क्या है कि फ्रीक्वेंसी से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अनइफेक्टेड बाय द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इजी टू कैलकुलेट है, हमें सिर्फ हाईएस्ट और लोवेस्ट को कैलकुलेट करना है। हाईएस्ट और लोवेस्ट हमें देखते ही पता चल जाता है, तो आसान है उसे कैलकुलेट करना। ओके, सिंपल है। डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या नुकसान है इसके। सबसे पहली बात, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ये तो हमें फॉर्मूले से ही पता चल गया कि हमें सारी ऑब्जर्वेशन देखनी ही नहीं, हमें सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन को ही देखना है, एक हाईएस्ट को देखना है और लोवेस्ट को देखना है, हमें बाकी सारी ऑब्जर्वेशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इससे इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। और अगर हम बात करें ओपन एंडेड सीरीज में भी ये काम नहीं करेगा। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड तो आपको पता ही होगा, ओपन एंडेड सीरीज में भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, डीमेरिट्स हो गई। अच्छा, रेंज हो गया। रेंज के बाद अब हम देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन कि क्वार्टाइल डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल 3 माइनस Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्या हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन। और वहीं अगर हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, या फिर हम कह सकते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। वो तो वही बात है कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला तो हमारा यही बचेगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया किसका, क्वार्टाइल डेविएशन का। क्वार्टाइल डेविएशन की क्या मेरिट्स हैं, क्या फायदे हैं क्वार्टाइल डेविएशन को यूज करने के लिए। सबसे पहले ओपन एंडेड सीरीज में ये काम करेगा। ठीक है, हमें Q3 और Q1 ही चाहिए ना, तो ओपन एंडेड सीरीज में ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिर्फ ऑब्जर्वेशन में कुछ फ्यू वैल्यूज हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, सारी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता। एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर हमारे डाटा में कोई भी वैल्यू एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो उन वैल्यूज से ये इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, वहीं अगर हम डिमेरिट्स की बात करें कि क्या नुकसान है, क्या लिमिटेशंस हैं क्वार्टाइल डेविएशन की, तो सबसे पहले ये सिर्फ कुछ ही ऑब्जर्वेशंस को देखता है, सारी ऑब्जर्वेशंस को ये नहीं देखता। फर्दर ट्रीटमेंट के लिए इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो कोई फर्दर ट्रीटमेंट यहाँ पे हो नहीं सकता। कंपैरिजन इसका बड़ा ही इनएप्रोप्रिएट सा है कि ये सिर्फ Q3 Q1 ही ले रहा है, उसके अलावा कुछ ले ही नहीं रहा, तो ये सिर्फ फ्यू ऑब्जर्वेशंस के बारे में ही डिस्कशन करता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं मीन डेविएशन की। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो अर्थमेटिक एवरेज है डेविएशंस की, वो हम एवरेज वैल्यू से कितनी दूर है, कितना डेविएट कर रहा है हमारा डाटा हमारी एवरेज वैल्यू से। तो वो एवरेज वैल्यू हमारी मीन भी हो सकती है, मीडियन भी हो सकती है, मोड भी हो सकती है। तो उन वैल्यू से हमारी जो हमने एवरेज निकाला है वो कितना जो है दूर है, कितना डेविएट कर रहा है। ओके, तो अगर हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, समीशन x माइनस x बार अपॉन n। ठीक है, और अगर हम कर रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमने मीन लिया है तो यहाँ मीडियन से डेविएशन देख रहे हैं तो यहाँ पे हम मीडियन ले लेंगे डिवाइडेड बाय n। ओके, अब क्या फायदे हैं मीन डेविएशन के, क्या क्या मेरिट्स हैं। तो अगर हम मेरिट्स की बात करें तो क्या क्या मेरिट्स हैं इसकी। सबसे पहली बात तो इजी है, बहुत ज्यादा इजी तो नहीं है बट इजी है। बेस्ड है ऑन ऑल द वैल्यूज, क्योंकि हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं और मीन का मतलब ही क्या होता है, एवरेज। तो इसका मतलब हम सारी वैल्यूज को जो है वो ले रहे हैं। और डीमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या है। नुकसान तो देखो सबसे बड़ा ये है कि ये साइन जो है हमारे प्लस माइनस, इनको जो है वो इग्नोर करता है। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है कि हमें इनको पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर उस वैल्यू x वैल्यू में उस मीडियन को माइनस करना पड़ेगा, फिर उसका समीशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो जाती है, लेंदी हो जाती है। एक कैलकुलेशन की यहाँ पे डिमेरिट है। ओके, नाउ मीन डेविएशन। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है,
मीन डेविएशन के बाद क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में, एक तो पहली चीज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एक तो आपका होगा टाइम वेस्ट, लास्ट मिनट में इतना टाइम नहीं है, आज 24 तारीख हो चुकी है कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में समझो। डिटेल में समझना है तो उसके लिए तो देखो, जब मैं डिटेल में क्लास लूंगी तब डिटेल में भी समझाऊंगी, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो ये मत समझना कि बहुत जल्दी जल्दी बस इंपॉर्टेंट जितना भी है वो सारा का सारा क्लास में हो जाएगा, इसमें आप बिल्कुल भी डाउट मत लेना। बट ये भी नहीं कि मैं 30 मिनट में जो चीज करवा सकती हूँ उसके लिए आपके एक आधा घंटा पूरा 2 घंटे ले लूँ, वो मैं नहीं चाहती, क्योंकि टाइम इज वेरी क्रूशियल, वेरी क्रूशियल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट कॉमनली मेजर है डिस्पर्जन का। फर्स्ट सबसे पहले यूज किसने किया था स्टैंडर्ड डेविएशन को, कार्ल पियर्सन ने, ठीक है, कार्ल पियर्सन ने यूज किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट होगा ऑफ द मीन फ्रॉम, चलो मैं बता ही देती हूँ फॉर्मूला इसका। इंडिविजुअल सीरीज के लिए अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और ये जो हमारा स्मॉल एक्स है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन एक्स माइनस एक्स बार मतलब मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, हमारी क्या होगी, सम ऑफ स्क्वायर, सम टोटल ऑफ स्क्वायर डेविएशन। ये हमारा क्या एक्स माइनस एक्स बार, डेविएशन है फ्रॉम मीन, अगर हम मीन से ले रहे हैं तो मीन, अगर यहाँ पे मीडियन से ले रहे हैं तो मीडियन आ जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, और एन का मतलब क्या है, हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वहीं अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें, फॉर्मूले मैचअप में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कंटिन्यूअस सीरीज में हमें सिर्फ क्या करना है, कंटिन्यूअस सीरीज है तो हमें यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी को और ऐड करना है फॉर्मूले में, तो समीशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। या फिर अगर हम इस तरीके से लिखें तो समीशन एफ एक्स माइनस मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। यहाँ पे n का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये तो आपको पता होगा ना कि इंडिविजुअल सीरीज में हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेते हैं कि 1 2 3 4 5 हमारी है, और कंटिन्यूअस सीरीज में हम सारी फ्रीक्वेंसीज का सम लेते हैं इसको, इसलिए हम इसको कैपिटल N से जो है वो डिनोट करते हैं। क्लियर है। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कि क्या मेरिट्स है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की और क्या हमारी क्या है डीमेरिट्स है स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो सबसे पहले अगर हम मेरिट्स की बात करें तो ये बेस्ड है ऑन ऑल द वैल्यूज, बिल्कुल सही बात है, सारी वैल्यूज पे ये हमारा जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो सारी वैल्यूज पे जो है वो बेस्ड होता है। अगर हमारी वैल्यूज में चेंज आ रहा है तो उससे ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता, रिलायबल है, हमें एक प्रिसाइज वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करता है, और फर्दर ट्रीटमेंट में हम इसे यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से ये बिल्कुल इफेक्टेड होगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज, सो इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर हमारे डाटा में कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब कोई भी वैल्यू या तो बहुत ज्यादा है बहुत कम है, उससे हमारा इफेक्ट होगा डाटा। और सिंपल सी बात है कि कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन तो है ही ना ज्यादा, तो कैलकुलेशन यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। अब मीन डेविएशन देख लिया हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन नहीं देखा, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय किससे, उसकी सेंट्रल वैल्यू से, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, और वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होगा, आपको सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और आंसर करना है, ठीक है, ध्यान रखना, इससे डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन से, ठीक है। नाउ एक चीज और बतानी थी, हाँ, लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व तो वैसे सबको पता ही है, लॉरेंस कर्व शायद ये किसी ने कमेंट किया था इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि लॉरेंस कर्व एक ग्राफिकल मेथड भी है टू मेजर द डिस्पर्जन, डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक ग्राफिकल मेथड जो है वो यूज किया जाता है।
लॉरेंस ने ही इस कर्व को सबसे पहले यूज किया था, और किस लिए यूज किया था, डेविएशन को दिखाने के लिए कि हमारा जो डाटा है वो कितना डेविएटेड है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन से। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ तो ये अगर मान लो आपका डायग्राम है, इस साइड हम क्या लेते हैं, परसेंटेज ऑफ इनकम, परसेंटेज ऑफ इनकम, और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, परसेंटेज ऑफ पर्सन। अगर हमारा इस तरीके से हमारी लाइन है तो ये हमें इक्वल, ये हमारी लाइन क्या शो करती है, इट इज अ लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों में। लेकिन अगर ये लाइन आपकी इस तरीके से शो कर रही है कंप्लीट, अगर ये लाइन इस तरीके से ना होके इस तरीके से है सिर्फ, तो ये क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्लीटली जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो अनइक्वल हो रहा है। अब जो हम डेविएशन दिखाते हैं वो किस तरीके से दिखाते हैं, कि मान लो अगर इस तरीके से हमारा ग्राफ बन रहा है तो वो क्या शो कर रहा है कि इस इक्वल लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा डाटा जो है कितना डेविएट है, जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही ज्यादा क्या शो करेगा, उतना ही ज्यादा ये डेविएशन शो करेगा। इतना दूर है तो डेविएशन और बढ़ता जाएगा, और अगर ये इस लाइन पे आ गया तो वो क्या शो करेगा, कंप्लीट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का among the people or the population. Okay, so हमें coefficient of variation हमने निकाल लिया, standard deviation divided by mean into 100. So this is the class which is on demand. तो ठीक है, ये सेंट्रल टेंडेंसी का हमने कंप्लीट टॉपिक कर लिया है, और उतना कर लिया है कि जितना आपके पेपर में आ जाएगा, यहाँ से बात नहीं आएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।